हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं अपेक्षित अधिगम स्तर, जो कि दोस्तों पार्ट 1 यानी कि आपकी 14वीं क्लास हमने अपलोड की कर दी है। यह दोस्तों क्लास आपकी 15 होगी, जो कि आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नामक आपका जो विषय है उससे हम जो है टॉपिक है अपेक्षित अधिगम स्तर, इसका पार्ट 2 है दोस्तों। यह जो है आपका दूसरा पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, आपका इसमें अधिगम के अनुभवों को हम समझेंगे, टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर देखिए, अधिगम अनुभव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अधिगम अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। पहला है आपका ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव। तो देखिए, ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव के अंतर्गत उन बातों तथ्यों का सीखना है जिसमें संबंध व ज्ञान बोध के साथ साथ मानसिक क्रियाओं से अधिक होता है, जैसा जानना, समझना, चिंतन, तर्क, कल्पना, विश्लेषण, पूर्वानुमान लगाना। ज्ञानात्मक अनुभवों का मूल्यांकन उन विभिन्न विषयों में पढ़ना, लिखना, अभ्यास कार्य, गृह कार्य की जांच व संशोधन, इकाई परीक्षण, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, इसको हम ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव कहते हैं। फिर देखिए, भावात्मक अधिगम अनुभव। तो भावात्मक क्या होता है दोस्तों? छात्रों के संवेगात्मक विकास की दृष्टि से भावात्मक अधिगम अनुभव का उपयोग किया जाता है। देखिए, संवेग मतलब उनकी पैशन के साथ इन अनुभवों का संबंध छात्रों के उन सभी व्यवहार जैसे आदतों, रुचियों, रुझानों, मूल्यों, आदर्शों से होता है। उसके चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व के विकास में विशेष भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा छात्रों में नियमितता, समयबद्धता और स्वच्छता, श्रमशीलता, सहभागिता, उत्तरदायित्व, सच्चाई तथा देश प्रेम की भावना का विकास होता है। तो दोस्तों, यह समझा हमने भावात्मक अधिगम अनुभव। फिर देखिए, क्रियात्मक अधिगम अनुभव है आपका। तो देखिए, अधिगम अनुभव है। क्रियात्मक अधिगम अनुभव छात्रों के शारीरिक व मांसपेशी के विकास में सहायक होता है। क्रियात्मक आप समझ रहे होंगे दोस्तों, एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, उसी को जो है हम क्रियात्मक अधिगम अनुभव कहते हैं। यह छात्रों की देखिए कल्पनात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। इसमें किसी कार्य के पीछे अच्छे तरीके से करने का ढंग, किसी वस्तु के निर्माण का कौशल व शारीरिक कार्य, खेल कूद, पीटी, योगासन व अन्य क्रियाएं शामिल होते हैं। उपरोक्त अधिगम अनुभव छात्रों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सदैव प्राप्त होते रहते हैं और इन्हीं के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। शिक्षकों को अधिगम अनुभवों के संयोजन में विषय वस्तु, छात्रों के मानसिक स्तर, उनकी रुचियों, क्षमताओं, सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति पर विशेष बल देना चाहिए ताकि छात्रों में अपेक्षित व उपयोगी कुशलताओं का विकास किया जा सके। फिर देखिए दोस्तों, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम में के पुनर्वलन में क्या महत्व है। तो दोस्तों, पुनर्वलन में क्या महत्व है इसमें समझेंगे। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर, सुगम, आनंददायी व अंतः क्रियात्मक बनाने में पुनर्वलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुनर्वलन का शाब्दिक अर्थ है देखिए पुनः बल देना, अर्थात छात्रों के सफल प्रयासों को प्रेषित या उत्साहित करना, अनुचित व त्रुटिपूर्ण कार्यों को, व्यवहारों की संभावना को कम या हतोत्साहित करना। तो दोस्तों, इसका मतलब है पुनर्वलन का, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा कार्य करता है तो उसको आप और मोटिवेट कीजिए। यदि उसने जो है 5 अंक लाए हैं परीक्षा में दोस्तों, तो आप उससे कहें कि अब की बार जो है आपको 15 लाना है। इस प्रकार का जो है आप मोटिवेट करें। जो भी उसकी जो है कमियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उसको आप अच्छे से समझा बुझाकर उसको दूर करें, जिससे कि बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके। तो दोस्तों, पुनः बल यानी कि आप मोटिवेट करेंगे उसको। यदि आप जो भी एक्टिविटी करता है उसको आप और भी मोटिवेट कीजिए, वही जो है आपका पुनर्वलन कहलाता है। फिर देखिए, पुनर्वलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो सकारात्मक होता है जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, सकारात्मक भाव प्रदर्शन तथा छात्रों के सुझाव उत्तर का समर्थन छात्रों के कार्य व्यवहार को दृढ़ बनाते हैं। यदि आप किसी बच्चा ने आप कोई कार्य किया है प्रशंसा लायक, तो आप उससे शाबाश कह सकते हैं और पुरस्कार दे सकते हैं। तो दोस्तों, वह सोचेगा कि हमको जो है पुरस्कार मिला है, मैं और अच्छा काम करूँगा ताकि हमें और बड़े से बड़े पुरस्कार मिले। फिर देखिए, नकारात्मक होता है जैसे हम निंदा करेंगे। यदि कोई कार्य है, आपने पूछा कि चलिए दिनों के नाम बताइए, तो दोस्तों वह दिनों के नाम बताने में असमर्थ रहा, तो आपने उससे कह दिया कि तू गधा है, तुम कभी नहीं सीख सकोगे, तुम नहीं सीख सकोगे, तुम पढ़ते नहीं हो, इसलिए तुम जो है आप दिनों के नाम नहीं सीख पाओगे, ना ही पढ़ पाओगे। तो दोस्तों, यह गलत है। निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को दंड देना चाहिए। यदि उसने नहीं बता पाए जो है दिनों के नाम, तो दोस्तों आप उससे कहें कि कोई बात नहीं, नहीं आपने पढ़ा नहीं है, आप जो है
अगली बार कल आएँ तो दिनों के नाम पढ़कर आएँ, ताकि आप जो है हमें उनको सुना सकें। तो दोस्तों वह घर जाकर उसको अच्छे से पढ़ेगा कि हमें कल सर को दिनों के नाम सुनाना है। फिर इस प्रकार देखिए, नाराज़ नहीं होना है, ना फटकारना है, और छात्रों के अनुचित अनापेक्षित कार्यों व्यवहार की संभावना को कम करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो वह कोई भी कार्य करने में रुचि नहीं लेगा। फिर देखिए, निर्धारित विषय वस्तु को समुचित शिक्षण क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षण छात्रों तक पहुंचाता है। उनमें दक्षताओं के विकास में विद्यालय, घर, परिवार व आसपास व परिवेश समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय में बच्चों को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। शिक्षक के समय छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य मुख्यतः शिक्षक का है। अतः शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के प्रत्येक सही व प्रशंसनीय कार्यों की सराहना सभी के समक्ष करें। इसके लिए उसे अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलन यानी शाब्दिक व साध्य का प्रयोग करना चाहिए। इससे छात्र कक्षा में सक्रिय रहते हैं। देखिए, अगर अतः देखिए, प्रत्येक सही व प्रशंसनीय कार्यों की सराहना सभी के समक्ष करें, इसके लिए उसे अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका होता है शाब्दिक भी होता है। आप शाब्दिक से कह सकते हैं कि शाबाश बहुत अच्छी, और आप उसको अशाब्दिक मतलब आप खुद जो है आप इशारों में उसको कह सकते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब आप सिर हिलाकर या हाथ हिलाकर कुछ भी उसको कह सकते हैं। फिर देखिए, इससे छात्रों कक्षा में सक्रिय रहते हैं, मतलब वह जो है एक्टिव रहते हैं कि वास्तव में आप क्या बोल रहे हैं, वह सुनते हैं उसको ध्यान से, और उसका उत्साहवर्धन होता है। साथ ही वह नकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से बचता है। तो इस प्रकार के जो है आपको पुनर्बलन देना है। कक्षा व विषय विशेष के निर्धारित दक्षताओं में छात्रों की उपलब्धि का ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन सतत व्यापक व व्यावहारिक शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्रिया से जुड़ा होता है, ताकि छात्रों की उपलब्धि स्तर, उसके पिछड़ेपन व उसके कारणों की जानकारी शिक्षक को हो। तो दोस्तों आप जो है मूल्यांकन क्यों करते हैं, ताकि उनके जो अनुभव हैं उसकी जानकारी शिक्षक को हो सके कि वास्तव आप क्या सीख चुके, क्या क्या आपने सीखा है। वह उनके सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर सके। देखिए, इसके साथ साथ छात्रों में शैक्षिक संप्राप्ति की स्तरों में समानता और गुणवत्ता ला सके। शिक्षकों के ऐसे उत्कृष्ट प्रयासों से विद्यालय की प्रत्येक कक्षा और विषय में प्रत्येक छात्र अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करता है। तो दोस्तों आपको बिना किसी, अगर आप टीचर बनते हैं और जो है आप तो किसी भी जो है बिना किसी भेदभाव के आप जो है शिक्षा देंगे, शिक्षण कार्य करेंगे, सभी जो है कभी आप गुस्सा नहीं करेंगे और जो है आप नकारात्मक पुनर्बलन कभी नहीं देंगे। अब देखिए, आपके मूल्यांकन जो प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। तो दोस्तों कहाँ की गई थी? 1986 में। वहीं पे अगर दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर RS दवे की समिति द्वारा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन किन विषयों पर अधिगम स्तर का निर्धारण किया? तो देखिए आपका है भाषा अध्ययन, फिर आपका गणित अध्ययन, फिर आपका पर्यावरण अध्ययन, फिर आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा है? सभी पर किया था। तो आपका फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव का संबंध किससे है दोस्तों? तो जानना से है, या समझना से है, या विश्लेषण से है? तो दोस्तों प्रयुक्त सभी से है। तो देखिए अपेक्षित अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों यह हमने जो इसके पहले की वीडियो अपलोड की है उसमें आपको इन सब के प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। और दोस्तों यह इसी का है पार्ट 2। और दोस्तों अगर आपको नहीं मिलती है तो आप अपडेट टेट सीटेट चैनल पर जाएँ, वहाँ हमने DLED फर्स्ट सेमेस्टर करके जो है शिक्षण अधिगम नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे आपको एक से सभी जो है वीडियो मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप बाकी की वीडियो भी देख सकेंगे, जैसे बाल विकास, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर विज्ञान जैसी सभी आपके विषयों की जो प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।